नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों में तमाम सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जबलपुर से चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और शुरुआत करना चाहूंगी चैतन्य जी आपसे कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया है, संसद बेमियाद स्थगित हो गई। ओबीसी बिल राज्यसभा से भी पास हुआ, लेकिन जातिगत जनगणना फिलहाल नहीं होगी। कैसे देखते हैं आप इसे चैतन्य जी? सरकार ने कुछ दिन पहले ही मेडिकल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के लिए केंद्रीय कोटे से आरक्षण की व्यवस्था की। अब सरकार इस वर्ग को फायदा देने के लिए एक नया विधेयक लाने का प्रयास किया और जी इसके तहत राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद में संशोधन भी होना। जी कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब ये राष्ट्रपति के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बहुत से राज्य अपने अपने राज्यों में अलग पिछड़ा वर्ग को ओबीसी में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे महाराष्ट्र मराठाओं को हरियाणा में जाटों को आरक्षण देना। इससे क्या हो रहा था कि जो रिजर्वेशन की सीमा है वो ज्यादा बढ़ रही है। जो अभी तक व्यवस्था की वो ये थी कि राज्य और केंद्र अलग अलग सूचियां बनाते हैं ओबीसी, और उसके बाद राज्यों को भी अधिकार दिया गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट में रोक सकते। कहना था कि जो केंद्र शासन की सूची है वही सूची मान्य हो। इसलिए उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्द करने या उसको पलटने के हिसाब से ये लोकसभा में ये बिल आए थे। और देखिए, आपके तमाम मुद्दों पे खड़ा करने वाले, हंगामा करने वाले सारे दल इस मामले में एक तरह के सवाल वोटों जिस तरह से लोगों को बांटने की कर रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर बड़ा हर आयु के ब्राह्मणों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है तो कोई बुद्धिजीवी सम्मेलन कर रहा है। तो ये एक बड़ी खराब स्थिति है कि आप गरीबों को या जो पिछड़े लोग हों उनको आप किस तरह से दे सकते हैं, चाहे भी रहने खाने की, पढ़ाई लिखाई आरक्षण देखिए। आप लोगों के जो अधिकारों का हनन हो रहा है वो भी नहीं सवाल। लेकिन सवाल वही होता है जब पिछले कई दिनों से लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही, हर मुद्दे पे हंगामा हो रहा था, कोई टेबल पे चल रहा था, कोई कागज पढ़ रहा था, लेकिन इस मुद्दे पे सारे लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे ही वेतन बढ़ना जब होता है, सांसदों का सारे विधायक एक दूसरे की दुश्मनी तोड़ के सब इकट्ठे होते हैं। तो अपने अपने स्वार्थों के लिए पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की नौटंकियां हैं उनको करती हैं, लेकिन इससे समाज में एक बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, खाई बनती जा रही है। इसका खामियाजा समाज को आगे चल के बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ योग्यता के आरक्षण तो योग्यता को पीछे ढकेलते। अगर थोड़ा कोई योग्य है तो निश्चित तौर फायदा मिलना चाहिए, लेकिन अगर कोई अयोग्य है और उसके सामने अगर कोई योग्य वर्ग का या जनरल खड़ा और उसको नहीं मिल पा रहा उसका फायदा, तो ये मुझे लगता है कि समाज के लिए घातक। अत्यधिक बच्चे लाते हैं, उनका एडमिशन करते हैं या नहीं हो पाता, लेकिन जो बच्चे हैं या जो कम अंकों में भी प्रवेश करता है, तो इससे उन बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है जो बहुत मेहनत करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, पार्टी और उनको अपने हिसाब से ये सब चीजें तय करते, लेकिन ये समाज की ठीक बात है। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने एजेंडे होते हैं। लेकिन कल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये विधेयक सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाएगा, कैसे और कब? सवाल
देखिए, सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो शायद ये भूल गए हैं कि वो आर्थिक रूप से इक्वलिटी कैसे लाई जाए, इस पे काम करने की आवश्यकता है, ना कि आरक्षण के रूप में उन चीज़ों को। अगर ओबीसी और इन सब चीज़ों को लेकर आप शिक्षा के अधिकार को कहीं ना कहीं इसमें जोड़ दिया गया है। सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के समाज में दो फाटों में, जैसे अभी चैतन्य सर ने भी जिस तरह से बताया, दो फाटों में फिर से बढ़ती नज़र आ रही है। जहाँ हम इक्वलिटी को की बात कर रहे हैं, उस समाज में मेरे हिसाब से ओबीसी बिल वगैरह इस तरह की चीज़ें का इम्प्लीमेंटेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां का दृष्टिकोण उस एक वर्ग, एक पिछड़ा तबका जो वर्ग है उसको रिझाने में लग जाता है। उसी का खामियाजा आम वो जनता भुगतती है जो कहीं ना कहीं, जिसको आज आवश्यकता है कि वो बराबरी में खड़ी हो सके। अगर वो आर्थिक या पढ़ाई के बेस पे अगर कुछ करना चाहती है, सामान्य वर्ग को उसका कितना नुकसान होता है उसका खामियाजा हम काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे थे। इस सरकार से उम्मीद ये थी कि कम से कम अब हम इक्वलिटी की बात दूसरे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन फिर वही स्थिति आती है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो बिल पास हो जाते हैं वो जाने किस बेस पे जो राजनीतिक पार्टियां अन्य मुद्दों पर बिछड़ी एक दूसरे से विरोधाभासी सुर में नजर आती है। जब इस तरह के अमेंडमेंट होते हैं उस समय वो एक सुर में बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिझाने की, एक ग्रुप को रिझाने की कोशिश की जाती है। उसी का खामियाजा देखिए, कुछ दिन पहले जिस तरह से मोदी जी ने भी अभी एक बात कही थी जिसमें जो डॉक्टर्स वगैरह थे उनके लिए भी उनको अलग से आरक्षण नीति जो उनकी बनाई गई। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे देश को एक गड्ढे की तरफ ले जा रही है जिसकी खाई पाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ का यूथ वर्ग भारत छोड़ के अन्य देशों की तरफ शिफ्ट क्यों नहीं होगा, जब यहाँ, क्योंकि आरक्षण के बेस पे आपको उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनको सुविधा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जो मेहनती वर्ग है उसका क्या। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इस तरह की हो उसको बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। उनका अपना एक जातिगत जो देखने का नज़रिया है वो कुछ और होता है, जिसका खामियाजा आम जनता, ये सच है कि आने वाला समय इसका खामियाजा ज़रूर भुगतेगा। अभी आरक्षण की जो जिस तरह से दरें निर्धारित की जाती हैं वो काफ़ी निंदनीय, और मेरे हिसाब से तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल सहमत हुई नहीं, इस तरह के जो बिल पास होते हैं उनके। प्रीशिता जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सशक्तिकरण की बात हो रही है समाज के, देखते हैं आने वाले समय में किस तरह से समाज सशक्त होता है। सशक्तिकरण प्रीशिता जी इस तरह से संभव नहीं है। सशक्तिकरण की मैंने फिर कहा, अगर सशक्तिकरण की हम बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इक्वलिटी आए, समाज एक दृष्टिकोण से चीज़ों को अलग अलग जो काम मेहनत कर रहे हैं वो अगर आगे आए, तो उसके लिए आवश्यक इस तरह से नहीं है। उसकी शिक्षा, उसका वो मापदंड होना चाहिए, उसकी योग्यता मापदंड होना चाहिए, ना कि 30% नंबर वाला व्यक्ति और 90 वाले नंबर को आप इक्वलिटी की श्रेणी में लाके खड़ा कर देंगे तो वो जो खाई बनती जा रही है उसकी भरपाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से इक्वलिटी लाना मेरे हिसाब से तो संभव नजर नहीं आता। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह से चीजें होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चैतन्य जी, आपसे लेना चाहूंगी, ये तमाम हंगामे हुए, मानसून सत्र चला, लेकिन मानसून सत्र समय से पहले खत्म हुआ, काफी समय बर्बाद हुआ हंगामों के चलते। कैसे देखते हैं आप, अगर हम राज्यसभा लोकसभा की बात करें या मध्य प्रदेश की विधानसभा मानसून सत्र की बात करें या कोई और भी मानसून सत्र की बात करें, कैसे देखते हैं आप? ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना, इनका पूरा अपना एक एजेंडा होता है कि हम किस तरह से सत्ता पक्ष पर विरोध करें, और सत्ता पक्ष का एक एजेंडा होता है कि हम किस प्रकार विपक्ष को परेशान करें, क्या उसके जवाबों, उसके सवालों का जवाब दें। ये तो तय हो गया था पहले से ही कि लोकसभा में और राज्यसभा में निश्चित तौर पे ये कार्यवाही नहीं चल पाएगी। ये बात अलग है कि हर बार इस तरह की बैठकें होती हैं कि प्रधानमंत्री बैठक बुलाती हैं, अब लोकसभा अध्यक्ष बैठक, तमाम दलों की बैठक बुलाती हैं, गुजारिश भी करते हैं कि आप लोकसभा या विधानसभा को बेहतर ढंग से चलाएं, और सारे लोग उसके लिए आमीर भरते हैं। लेकिन ये एक पाखंड है, एक हिपोक्रेसी, परंपरा बना ली कि साहब हमने तो बैठक करा ली, लेकिन होता नहीं। वहाँ जब सांसद जाते हैं तब सत्ता पक्ष अपने स्तर पर काम करता है और विपक्ष अपने स्तर पर काम करता है। जब आप किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो विपक्ष के पास क्या रास्ता है कि वो हंगामा करे। विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है, लेकिन अगर बहुमत है सरकार तो वो उन बातों को सुनना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास एक ही रास्ता वो पड़ता है कि वो हंगामा करे। अभी आपने देखा होगा कल राज्यसभा में टेबल पर खड़े होकर
लोग रूल बुक देख रहे थे। तो ये बहुत ही दुखद है। आप देखिए कि करोड़ों रुपया जनता के टैक्स का मिलता है वो बर्बाद हुआ है, करीब 200 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। वही स्थिति आप देखिए कि विधानसभा में मैंने तो परसों आपके डिबेट में भी मुझे कहा था कि मैं तो आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि ये 4 दिन की विधानसभा है, ये नहीं चलेगी, और वही हुआ। क्योंकि सरकार के सामने बहुत से सवाल थे। एक तो सबसे बड़ी बात थी कि आपकी विधानसभा 4 दिन क्यों चले, इतने लंबे समय बाद अगर विधानसभा का कहा तो कम से कम 10 से 15 दिन का तो सत्र होना। 1000 से ज्यादा सवाल लगे हुए थे, जिसमें से बहुत कम सवालों का जवाब मिल पाया। बहुत से सवालों के जवाब तो नौकरशाही ने उलझा के उनको जवाब देने का मंत्रियों के पास न कोई व्यवस्था थी, न उनका जवाब। तो ये जो अराजकता की स्थितियां हैं, ये तय था कि 2 दिन से ज्यादा या 1 दिन से ज्यादा, पहला दिन तो इसमें निकल जाता है कि तो कोरोना से निधन हुआ था नेताओं का, श्रद्धांजलि देने से निकल जाता, बचते थे 3 दिन के बाद जो स्थितियां थी पहले से आम जनता को मालूम हुआ, और उसका प्रतिफल ये निकला कि विधानसभा निश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। जबकि गिरीश गौतम जी ने उसके पहले एक बैठक बुला के सभी नेताओं को भी कहा था कि आप ये कोशिश करें कि विधानसभा अच्छे से चल सके। तो समय भी हामी भरी गई, लेकिन दिक्कत वही होती है कि जब बड़े सवाल पूछे जाते हैं या माना जाता है कि विपक्ष बहुत हावी हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा में विपक्ष की ताकत भी काफी है, लगभग 100 के आसपास विधायक है, इसलिए सत्ता पक्ष को भी लगता है कि हम पे हावी न हो जाए। दूसरी बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जनता के आम जो समस्याएं हैं उसको लेकर विधानसभा बनी हुई है कि आप जनता की समस्याओं को देखें, उनके कानून बनाएं, उनके लिए नए योजनाएं लाएं, वो संभव है नहीं आज तक। दूसरी बात, एक दूसरे के प्रति इतना शत्रुता का भाव है दोनों पॉलिटिकल पार्टी, प्रदेश में तो खैर कोई पार्टी है नहीं, अन्यथा एक दूसरे के प्रति इतनी शत्रुता का भाव है। ठीक है, आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन आप एक दूसरे को घृणा की दृष्टि देखने लगते, नफरत की दृष्टि देखने लगते। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही मजबूरी में विधानसभा में लोग एक दूसरे के साथ बैठते हैं, वरना ये तो एक दूसरे का चेहरा भी देखना पड़ता है। तो ये जो राजनीति का गिरता हुआ और ढलते स्तर है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि राजनीतिक पार्टी के लोगों को खुद सोचना होगा कि हम किस तरह की संदेश अपने प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। तो प्रदेश की जनता उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा में इसलिए भेजती है कि वो हमारी समस्याओं को वहाँ पर प्रभावी ढंग से उठाएंगे। लेकिन स्थिति आपने देख, और मुझे लगता है कि आगे भी जब विधानसभा का सत्र चलेगा तब भी यही। निश्चित ही कल्पना जी, आपके पास आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सत्र के दौरान हर एक पार्टी की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष हो या फिर कोई और भी पार्टी हो। अगर आप सदन में जा रहे हैं, सत्र में बैठ रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जनता से जुड़े मुद्दे आपके लिए प्राथमिकता होने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी फिक्स नहीं है कि हमें किस पर चर्चा करनी है या किस पर बहस करनी चाहिए या किस मुद्दे पर हमें हंगामा करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें देखिए, अभी जिस तरह से चीज़ें होती हैं, जिस तरह से अगर कोई नई विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा की सत्र की कार्रवाई अगर कोई नया बंदा आके उसको अगर करने के लिए पत्रकार कोई सीखना चाहता है, तो मेरे हिसाब से उस तरह की कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं होती है जिसको लेकर के नई तरीके से उस पर काम किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सत्र शुरू होता है, चाहे प्रश्नकाल हो या शून्यकाल हो या जिस तरह की भी स्थितियाँ बनती हैं, उन सब में सिर्फ और सिर्फ हंगामे की भेंट वो सत्र चढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सवाल निर्धारित नहीं किए जाते, पहले ही दिन से सारी चीजें निर्धारित कर दी जाती हैं। 20,000 से ज्यादा जिस तरह से के क्वेश्चन लगे हुए थे, उस पर क्या सीरियल वाइज चर्चा नहीं की जा सकती थी? लेकिन सत्ता पक्ष भी नहीं कभी चाहता कि उस पर चर्चा की जाए, कहीं ना कहीं सवाल देने से बचते आते हैं। मंत्री जिस तरह से बहुत पहले जब हम कार्रवाई देखने जाते थे, हम खबरें बनाते थे, कई दिन पहले मंत्री उसको लेकर के जो क्वेश्चन लगता था अपने विभाग के क्वेश्चनों की तैयारी करके वहां जाते
होते थे और जब वो सवाल उठाए जाते थे उसके एक एक गहराई तक उस चीज़ का अध्ययन किया जाता था। लेकिन आज जिस समय मंत्री जी अपने ही क्वेश्चन का आंसर देने वहाँ खड़े होते हैं तो उनको विभागीय जानकारी तक नहीं होती। ऐसी स्थिति में आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि कहीं सत्र को सामान्य तरीके से चलने दिया जा सकता है? तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है। सवाल भी जब किए जाते हैं विपक्ष द्वारा वो भी उस तरह से नहीं होते। सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ जाना किसी सत्र का समाधान तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो चीज़ें होती हैं। रही बात जिस तरह से चैतन्य सर ने अभी कहा कि एक दूसरे के दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं, तो सर मैं आपकी बात से थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगी। जिस तरह से कल आप भी जानते हैं कि कल कैलाश विजयवर्गीय जी की भुट्टा पार्टी हुई, परसों सत्र को समाप्त कर दिया गया, आपसी हंगामे के भेंट चढ़ गया पूरा सत्र। 4 दिन का सत्र सिर्फ 4 घंटे में सिमट के रह गया। उसके बाद शाम को जब कल दिन में प्रदर्शन हुआ जिसमें कुछ जो नेता थे कांग्रेस के उनके कपड़े तक फट गए। ऐसी स्थिति के बाद दिन में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, वाटर कैनन से उन पे पानी की बौछार की जाती है। शाम होते होते स्थिति इतर होती है। शाम होते होते कमलनाथ जी से लेकर के अन्य सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो उस पार्टी में नजर आते हैं और ठाकों से गूंज उठता है वो माहौल। तो उसे देखकर कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर आता है कि आखिर कैसे संभव है कि जनता के जिन मुद्दों को लेकर के कल ही आप सदन में खड़े होकर अपनी बात को लेकर के क्या ओबीसी बिल से लेकर के बेरोजगारी तक से लेकर के आपने सदन का बॉयकॉट कर दिया। ऐसी स्थिति में एक ही दिन में और दिन में आपके साथ ऐसी घटना होती है, इतना बड़ा आंदोलन आप करते हो, आपको जेल भरो आंदोलन तक करने की नौबत आ जाती है। जेलों में आपको गाड़ियों में भर के ले जाया जाता है कांग्रेस को, और उसके शाम होती वो सारी चीजें गौण हो जाती हैं। तो जनता के साथ मखौल किया जा रहा है या पार्टियां आपसी मिली भगत से इस तरह की चीजें करती हैं? ये चीजें कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर उठाता है उस सारी व्यवस्थाओं पे जिसको लेकर के जनता विपक्ष की तरफ उस नजर से देखती है कि जो सत्ता पक्ष हमारी बातें नहीं सुन रहा, कम से कम वो विपक्ष हमारी बातें उठा रहा है। लेकिन दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों से भटकी हुई नजर आती हैं। मैंने जो एनालिसिस किया, मुझे जो नजर आता है एक पत्रकार होने के नाते, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत दुखद हैं। जनता की बातों सिर्फ आप दिखाने के लिए जनता की बात रखते हैं, लेकिन उसके बाद हंसी माहौल जो ठहाके लगते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बताते कि आपसी दुश्मनी इनके बीच है। मुझे ऐसा नजर नहीं आता। बिल्कुल, कोई बात किसी से भी छुपती नहीं है, सब नजर आ जाता है। जिस तरह से प्रदर्शन की बात की, चैतन्य जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। युवा कांग्रेस का कल प्रदर्शन था, सभी ने देखा, सुर्खियां दिन भर बना रहा। 3000 लोग जुटे, 2500 लोगों पर केस दर्ज हो गए, जेल में गाड़ी में भर के उनको, मतलब जिस तरह से जो प्रदर्शन था जनता के मुद्दों पर, क्या इस तरह की राजनीति होना सही है? ये सवाल वही आ जाता है कि जब सरकार अगर नहीं सुन रही विपक्ष की, तो विपक्ष के पास एकमात्र चारा ये रहता है कि वो आंदोलन करेंगे। और लोकतंत्र में आंदोलन करना हर विपक्ष का, हर पार्टी का अधिकार है। ये बात जरूर है कि उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया या हाथ नहीं लगाया। सवाल वही है कि जब कोरोना अपनी पीक पे था तब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, लाखों लोगों की भीड़ भाजपा के कार्यकर्ता लगा रहे थे। दमोह के चुनाव भी उसकी पीक में हुए, उसका प्रतिफल आप देखिए कि दमोह में भी फिर से कोरोना की मछली करके। तो हर पार्टी है वो अपने अपने तरह से सब बातें तय करती है। उनको अब ये लग रहा है कि क्योंकि बड़ा भारी प्रदर्शन था, इसमें कोई संदेह नहीं। कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी हमेशा कहती कांग्रेस सड़कों पे कहाँ है, तो उन्होंने बता दिया कि हम सड़कों पे। और अगर कुछ मुद्दे जनता के ऐसे हैं, महंगाई का मुद्दा है, कोई मुद्दा है, इस तरह के मुद्दों को लेकर अगर आंदोलन हो रहा है, मुझे लगता है कि कोई खराब बात नहीं। ये बात जरूर है कि अभी एक ऐसा संकट काल है कि जिसमें हमको थोड़ा सा अपना बचाव भी करना है। लेकिन अब सवाल वही आ जाता है कि जब स्थितियां बिल्कुल खराब, तब भी इस तरह की स्थितियां थी, और अब थोड़ा सुधरा है माहौल, सबकी स्थितियां थी। लेकिन इसका निश्चित तौर पे नुकसान किनको होता है? वो छोटे कार्यकर्ताओं को। बड़े नेताओं को तो अगर कुछ हो भी जाता है तो उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध, लेकिन छोटे कार्यकर्ता जो एक जोश में भर के इकट्ठे होते हैं और उनके साथ अगर कोई संकट आता है तो उनको देखने वाला कोई नहीं। पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता और कोई छोटे नेताओं से कोई लेना देना, ये सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए एक साधन मात्र बन जाए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे मौके पर इस तरह का इतना विशाल जो प्रदर्शन किया है,
वो ठीक नहीं है। उसके और भी दूसरे तरीके हो सकते थे। अलग अलग शहरों में अगर इस तरह का प्रदर्शन होता ना इकट्ठा कर भोपाल ना पहुंचते लोग तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही घूम के आता है कि जब आप नहीं सुनवाई करोगे तो फिर क्या करेगा विपक्ष और जनता की आवाज कौन उठाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि जनता से आप उम्मीद करें कि वो सड़कों पे इकट्ठा हो जाए तो ये तो संभव नहीं। तो अपने रोज रोटी के लिए परेशान, पेट्रोल भरवाने के लिए परेशान है। सरकारी मंत्रियों को, नेताओं को तो सब सरकार की तरफ से फ्री मिलता है। लेकिन वो अपने जेब से 1 लीटर पेट्रोल भरवाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि क्या है आम आदमी। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास की सबसे खराब हालत है आज की कोई सहानुभूति। पिछड़ों को, गरीबों को सरकार सहायता दे सकती है, अमीरों कर्जे माफ हो जाती है। सबसे ज्यादा पीछा है वो होता है। और एक बार तो अमित शाह जी ने कह भी दिया था कि मिडिल क्लास से हमारा कोई देना देना नहीं, वो अपनी बदमाश खुद। लेकिन वही है कि जब देश में सारे लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास की ऐसा कहता है, अमीर कहता है, तो समानता की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता? वही अभी जो सवाल आया आप लोगों ने रखा, तो वही स्थिति से जब हम एक समाज में रह रहे हैं, संविधान भी हमें खुद की रूपता का अधिकार देता है, तब इस पर क्यों बनती? मुझे लगता है कि ठीक है कांग्रेस ने अपने सबसे प्रदर्शन किया, लेकिन उसका क्या फल निकलेगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन होते रहते हैं और ये जो केसेस दर्ज होते हैं ये भी कुछ दिन में सब खत्म हो जाते हैं, सरकार वापस हो जाते हैं। कहा जाता है कि पॉलिटिकल विद्वेष के कारण किए गए। इवन आप देखिए उत्तर प्रदेश में तो हत्या बलात्कार जैसे भी मामले वापस देखे गए जो ऐसे केसेस में कोई बहुत ज्यादा नेताओं को फर्क नहीं पड़ता और उनकी और प्रसिद्धि बढ़ती है और उनका तर्क भी राजनीति। बिल्कुल, इस तरह के प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता, तभी पार्टियां करते नजर आते हैं, कल्पना जी ने जिस तरह से बताया। लेकिन ये प्रदर्शन होना, इतनी भीड़ जुटना, इसका कितना फल निकलता है? आपने जिस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, महंगाई, जनता से जुड़ा मुद्दा था, क्या निकलेगा इसका फल? क्या आपने जो प्रदर्शन किया वो सही है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे चैतन्य जी ने भी कहा कि इस तरह के प्रदर्शन तो होते रहते हैं, लेकिन क्या निकलता है उनका ये कुछ समझ में नहीं आता। खैर, बढ़ते अगली खबर की ओर कि आपदा में भी फार्मा कंपनियां अवसर ढूंढ रही है। कल्पना जी, आपके पास आना चाहूंगी। होलसेल रेट से 10 गुना एमआरपी पर दवाइयां बिक रही है, लोगों को लूटा जा रहा है, लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं हर रोज। देखिए, ये आज अगर छपता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये आज से नहीं, ये बहुत लंबे समय से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। कोरोना काल से पहले की भी बात कीजिए और कोरोना काल में जिस तरह से कंपनियों ने फ़ायदा उठाया, जिस तरह से कालाबाजारी हुई, दवाइयों का स्टॉक गायब हो गया, वो कहीं ना कहीं ये सारी उन कंपनियां, फार्मा कंपनीज उसके लिए जिम्मेदार थी। कहीं ना कहीं आप आज भी देख लीजिए, अगर आप वैक्सीन लगवाने कहीं जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी, जहां वो पैरासीटामोल एक गोली दी जाती है, उसमें भी जो सामने आया कि सिर्फ वहां पे इंजेक्शन लगाने के बाद कह दिया जाता है कि आप इंजेक्शन लगवा लीजिए, गोली आप बाहर से स्टोर से खरीद लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जो रेट है, रेट भी इस तरह से एक ही दवाई के रेटों में इतना डिफरेंस आता है कि जो दवाई 5 रुपए में है वो अगर दूसरी कंपनी की दवाई है तो वो कहीं ना कहीं 500 रुपए तक में मिल रही है। तो ये कैसे संभव है? इसको लेकर के हमारे जो ड्रग जो इंस्पेक्टर हैं, जो पूरा एक माफिया तंत्र है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है और उस पर जांच नहीं की जाती, उस पर आरोपी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। बहुत से ऐसे जो जिस दोषी थे उनको पकड़ा भी गया, लेकिन जब किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो उसका नतीजा ये होता है कि धड़ल्ले से इस तरह का कारोबार आगे बढ़ता है। जो बड़ी बड़े डॉक्टर्स, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, वो ऑफर देती हैं हॉस्पिटल्स को। ये कई बार तथ्यों में निकल के सामने आया है, कई बार बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें कंपनीज को दवाई बताई जाती है कि आप हमारी दवाइयाँ लिख के दीजिए, बदले में हम आपको उनका कमीशन तय होता है। और वो कमीशन इतना मोटा होता है कि विदेशी यात्रा से लेकर के उनको बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी सारी सुविधाएं, तो जो चीज़ें मिलती हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स और इन सब की एक मिली भगत के तहत ये सब किया जाता है। तो उसके लिए प्रशासन को बहुत सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। जब तक मंशा, प्रशासन की मंशा जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह की चीज़ों में गिरावट आएगी। प्रशासन को बहुत स्ट्रिक्टली काम करने की आवश्यकता है कि आखिर ये तंत्र किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से संभव हो पा रहा है कि दवाइयों के रेटों में इतना बड़ा अंतर आता है, या फिर नकली दवाइयाँ मार्केट में हैं, उसको लेकर के जब तक काम नहीं किया जाएगा तब तक विकट स्थितियाँ बनेगी। सरकारी
हॉस्पिटल में जो व्यक्ति पेशेंट जाते हैं उनको वहाँ पे दवाई नहीं दी जाती, उनको भी बाहर के मेडिकल स्टोर पे बोल दिया जाता है। तो आखिर ये अंतर क्यों आता है? ये दवाइयाँ क्यों सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होती हैं? क्यों उनके बाहर के जो रेट हैं वो इतने हाई होते हैं कि आम जनता की पहुंच के बाहर होता है? तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के जब तक प्रशासन अपना रुख स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा तब तक मैं नहीं समझती हूँ किस तरह के किसी भी मामले में कोई कड़ी कार्रवाई आने वाले समय में हम देखेंगे। बिल्कुल, चैतन्य जी आपके पास आना चाहूंगी। कोई पहला मामला नहीं है, पूरे कोरोना काल में हम देखते आए हैं कि माफिया जो है, ड्रग माफिया, वो एक्टिव रहा है। फार्मा कंपनियों ने अवसर ढूंढा है आपदा में, लेकिन खामियाजा आम जनता भुगतती है, क्योंकि आम जनता मजबूर है। अगर वो बीमार है, अगर वो दवाई 5 रुपए की अगर 500 में भी मिल रही है तो वो तो खरीदेगी, क्योंकि उसे अपनी जान की परवाह है, उसे ठीक होना है। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जी, ये एक इंसानी मनोवृत्ति का प्रभाव है। अकेले डॉक्टर या फार्मा कंपनी को हम दोष नहीं देते। आपदा काल में हर धंधे वाले ने अपने अपने स्तर पर लोगों को लूटा। विशेषकर ये फार्मा कंपनी और दवाइयों पे हम सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो रोग एक बीमारी और उससे लड़ने के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण औषधि वो दवाई। आपने देखा होगा रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी कीमत 5,000 के आसपास है, वो 40-40, 50-50 हजार रुपए में बेची। लोगों को लगता था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने के बाद क्या बच जाएगी, तो 40,000, 50,000 तक देने तैयार। हमारे जबलपुर में का एक बड़ा भारी पैकेट भी पकड़ा गया था, जिसमें बहुत बड़े अस्पताल के वाला है वो था, वो अभी भी जेल की हवा खा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि ये महंगी दवाइयां और जेनेरिक दवाइयों में फर्क हो। बड़ी कंपनियों के साथ सबसे बड़ा जो वो होता है डॉक्टरों के साथ ताकत। आपने देखा होगा किसी भी अस्पताल में या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं और जब वो दवा लिखता है तो वो दवा सिर्फ उसी के काउंटर पे मिलती है, दूसरी जगह आपको वो दवा नहीं मिलती। इसका मतलब है कि वो कंपनी का और डॉक्टर का कहीं ना कहीं ताकत बना हुआ है। एक सामंजस्य की स्थिति है कि हम सिर्फ आपकी दवाई लिखेंगे और वो सिर्फ हमारे काउंटर पे लिखेंगे। हम तो कई बार देखते हैं जब आप दूसरी दुकानों पे जाते हैं तो कहते हैं सब डॉक्टर की है, आप डॉक्टर उसी अस्पताल में जाइए या उसी के फोन। दूसरी बात जो पैथोलॉजी लैब की बात होती है, उसमें भी एक बड़ा भारी ताकत है। आपको जरूरत है या नहीं है, लेकिन सब डॉक्टर देते हैं जांच। कई डॉक्टरों ने अपनी पैथोलॉजी लैब खोल के रखी है। आपको तो पता नहीं कि इसकी जांच की जरूरत है कि नहीं है, लेकिन वो जांच करवाते हैं। आपने देखा होगा पहले MBBS डॉक्टर हुआ करते थे जो सिर्फ नाड़ी देख के समझ जाते थे कि आपको क्या है। आज की तारीख में 5 साल मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अगर डॉक्टर सारी जो रोग की पहचान सिर्फ जांच के आधार पर कर रहा है तो उसका पढ़ना व्यर्थ। वो तो एक साधारण आदमी भी थोड़े बहुत पढ़ के और अगर जांच के आधार पर इसका इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, उस आधार पर दवाई देती। तो एक ये बहुत बड़ा जो ताकत है फार्मा का, ये तो बहुत ही खतरनाक है और सरकार के कोई कंट्रोल नहीं। कुछ कंट्रोल अगर है किसी दवाइयों पे तो वो क्या करती है, कंपनी के दूसरे कॉम्बिनेशन से दवाई बना के उसको नियंत्रण से मुक्त करती है। दूसरा, जैसा अभी कल्पना जी ने भी कहा कि डॉक्टरों को इतना ज्यादा कट दिया जाता है, उनको भेज दिए जाते हैं, उनको गाड़ियां दी जाती हैं, उनकी विदेश यात्रा हो जाती है। तो ये सारा जो पैसा ये कहाँ से आ रहा है फार्मा? ये फार्मा कंपनी को जितना पैसा लग रहा है सब, उसके लिए तो वो आम आदमी बीमार को लूट रहे हैं, क्योंकि बीमार की जान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए वो बेचारा लूटता है। आपने देखा होगा कि कोरोना में एक ही व्यक्ति अगर अस्पताल में भर्ती हुआ है अस्पताल, तो 5 से 7 लाख रुपए उसके 5 या 7 घर का बिल था। अब 5-7 लाख जिस कमरे का किराया 2,500 रुपये होता था उसका किराया 25,000, लेकिन सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि सरकार का और अधिकतर नेताओं के बड़े बड़े अस्पताल बने। तो जब उनके खुद के अस्पताल हैं या उनका कहीं ना कहीं उसमें पार्टनरशिप है तो वो किस तरह से लगाएंगे? जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कई बार ये कहा है कि इनकी सीमा निर्धारित की जाए इलाज की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो इस तरह की जो मनोवृत्ति है ये आम आदमी में भी है, वो हर आपदा में अवसर ढूंढना चाहता है। और फिर हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि आपदा में अवसर ढूंढो, तो लोगों ने ढूंढ किया। अब उससे कितना नुकसान हुआ ये तो वही पीड़ित जान सकता है, जिसकी जिनसे लाखों रुपए चले। बिल्कुल।
कुछ लोगों ने आपदे में अवसर ढूंढने का कुछ और ही मतलब निकाल लिया है, जिसका खामियाजा आम जनता को जरूर भुगतना पड़ रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, कल्पना जी, चैतन्य जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की और करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।